नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि लकवा में और मिर्गी के दौरे में क्या फ़र्क होता है। लोग अक्सर मिर्गी को लकवा और लकवा को मिर्गी समझने की भूल कर देते हैं और डॉक्टर के पास गलत बीमारी लेकर पहुंच जाते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको इसका फ़र्क समझाएंगे और ये फ़र्क बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दिमाग से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लकवा और मिर्गी दोनों चीज़ों के बीच में लोग फ़र्क काफ़ी कम समझते हैं। क्या डिफरेंसेस है, लोग ही नहीं जानते हैं। तो आज मैं चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये फ़र्क समझा दें। देखिए, पहले समझिए कि क्या क्या कॉमन टर्म्स यूज़ होते हैं, क्या क्या कॉमन शब्द लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग लकवा जो बोलते हैं उसको एक्चुअली इंग्लिश में इसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो लकवा या पक्षाघात या पैरालिसिस बोलते हैं। जो मिर्गी है वो अधिकतर मरीज, जो गांव के मरीज आएंगे, उस मिर्गी को चमकी बोल कर आते हैं कि चमकी आया। दूसरा क्या है कि मिर्गी को एपिलेप्सी भी कहते हैं, सीजर भी कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में ये मिर्गी है, पर बहुत लोग चमकी बोलते हैं। जब हमें बोलते हैं कि चमकी आया, मतलब हम समझ जाते हैं कि ये मिर्गी की बात कर रहे हैं। अब समझना है कि आप कैसे नॉर्मल कोई भी घर में बैठे किसी इंसान को, जिनके घर मरीज हो, कैसे पता चलेगा कि ये लकवा है या मिर्गी है। देखिए, जो मिर्गी है वो ब्रेन में, दिमाग के अंदर बिजली के झटके के कारण आता है। तो मिर्गी में क्या होगा कि मरीज पहले बेहोशी सी होगी और हाथ पैर में झटके लगेंगे, हाथ पैर में झटके लगेंगे, आंख ऊपर की तरह हो जाएगा, मुंह से झाग आने लग जाएगा। और ये थोड़े देर, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, बहुत हुआ तो 2 मिनट तक रहेगा, और उसके बाद पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा, मरीज बेहोश रहेगा, और फिर धीरे धीरे करके 5 मिनट, 10 मिनट में ये धीरे धीरे जग जाएगा। दूसरा है कि कभी कभी छोटे वाले मिर्गी के दौरे आते हैं, छोटा वाला चमकी आता है। उसमें क्या है कि मरीज बस थोड़े देर के लिए गुमसुम हो जाएगा, या किसी एक तरफ के केवल हाथ पैर में झटके लगेंगे और मरीज बिल्कुल होश में रहेगा। वो झटके होते हैं, वो छोटे वाले झटके हैं, जिसको सिंपल पार्शियल सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं। लकवा जो है, लकवा किसी हिस्से में कमजोरी हो जाना है। मिर्गी में कमजोरी नहीं है, मिर्गी में झटके लग रहे हैं। लकवा में क्या है कि आप बैठे बैठे हैं और आपका मुंह किसी तरफ टेढ़ा हो गया, आवाज लड़खड़ाने लग गई, हाथ पैर एक तरफ का कमजोर हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं, लिटा दिया जाए तो हाथ उठाने में दिक्कत होगी। और अधिकतर समय लकवे के मरीज जो होते हैं, छोटे लकवे के मरीज, वो होश में रहते हैं। बड़ा लकवा, जिसमें जैसे बड़ा सा ब्रेन हेमरेज किसी को हो गया, ब्रेन की मेन आर्टरी, मेन जो सप्लाई है उसके कारण लकवा आ गया, तो वैसे मरीज बेहोश हो सकते हैं। देखिए, मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूँ, इतना आसानी हर समय नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि पहले लकवा आता है, लकवा में जैसे सपोज ब्रेन हेमरेज हुआ, मरीज बेहोश हुआ, और ब्रेन हेमरेज के साथ साथ ब्रेन में ब्लड जाने के कारण मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। कभी ऐसा भी होता कि छोटे वाले कोई एक हाथ पैर में मिर्गी का दौरा आता है, और वो थोड़े उस हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है मिर्गी के बाद, और वो लकवा जैसा दिखता है, और वो फिर बिना कोई दवा दिए वो धीरे धीरे 1-2 दिन में वो कमजोरी ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बार दोनों में, लकवा और मिर्गी में ओवरलैप जैसा होता है कि दोनों के सिम्टम आपको आ रहे हैं, और आप एज ए रिलेटिव जो आप देख रहे हैं मरीज को, या मरीज भी होश में है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको लकवा है या मिर्गी है। अधिकतर समय बहुत क्लियर रहता है। बहुत बार हम लोगों को भी दिक्कत होती है पता करने में कि ये मिर्गी है, बात समझ के, मरीज की बात समझ के कि ये मिर्गी है या लकवा का लक्षण है। पर जो मैंने आपको बताया कॉमन सी चीज़ें, उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप अधिकतर बार पकड़ लेंगे कि ये लकवा लगा है या मिर्गी आई है। सबसे अच्छी बात है कि दोनों बीमारी न्यूरोलॉजिकल है। चाहे आपको मिर्गी आए, चाहे लकवा लगे, आपको तुरंत सबसे पहले तो बगल के किसी अस्पताल में दौड़ना है। किसी भी बच्चे को या बड़े को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और आप घर से निकल गए कि हम जा रहे हैं फलाना डॉक्टर के यहाँ, वो वहाँ बैठते हैं 2 बजे 1 बजे जब भी बैठेंगे, नहीं, आप सबसे पहले कोई बगल के अस्पताल में जाएं, चीज़ों को स्टेबलाइज करें और तब अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। पर दोनों चीज़ों के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को ही कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।